सीन की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जहां चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। हमारा एमसी जूही योंग एक विशाल सांप से जूझ रहा है। सांप अचानक हमला करता है और जूही योंग बचाव करते हुए पलटवार करता है, लेकिन सांप अपने मुंह से उसकी तलवार जकड़ लेता है। जूही योंग किसी तरह तलवार खींचकर उसके दांत तोड़ने की कोशिश करता है, पर हमले का कोई असर नहीं होता। पीछे हटकर वह दोबारा वार करता है। सांप को एहसास हो जाता है कि सामने वाला किसी खास ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वह सीधा हमला करने की बजाय अपनी पूंछ से उसे दूर फेंक देता है। जख्मी जूही योंग फिर उठकर हमला करता है और इस बार सांप दीवार में फंस जाता है। मौका देखकर जूही योंग अपनी शक्ति से सांप के सिर पर वार करता है और तलवार घोंपकर उसमें बिजली लाइटनिंग पास करने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार टूट जाती है और वह हवा में उछल जाता है। इसी पल का फायदा उठाकर सांप उसका एक पैर मुंह में दबोच लेता है। जूही योंग हार नहीं मानता। टूटी तलवार से वह सांप की आंख पर वार करता है, जिससे सांप और भड़क उठता है। वह उसे उछालकर दोनों टांगे मुंह में जकड़ लेता है, जमीन पर पटकता है और निगलने की कोशिश करता है। मरते मरते भी जूही योंग हार मानने से इनकार करता है और उस आदमी ताई जून को कोसने लगता है जिसने उसे इस मिशन पर भेजा था। मिशन से पहले का फ्लैशबैक में दिखता है कि ताई जून ने जूही योंग को एक टीम के साथ इस मिशन पर भेजा था और बदले में बड़े इनाम का वादा किया था, लेकिन मिशन बुरी तरह असफल रहा। पूरी टीम मारी गई और अब जूही योंग खुद मौत के मुंह में है। ठीक उसी वक्त जब सांप आखिरी वार करने वाला होता है, समय अचानक थम जाता है। एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? तुम तो पहले ही दो हिस्सों में बंट चुके हो और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। मान लो मैं इस सांप को हटा भी दूं तो भी तुम कब तक ऐसे जिंदा रहोगे? ये तुम्हारा सबसे बुरा अंत है। एक टैलेंटेड इंसान का गलत दौर में पैदा होकर यूं मर जाना सच में अफसोस की बात है। जू ही योंग जवाब देता है कि वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। यह सब ताई जून की वजह से हुआ है और वह कसम खाता है कि उसे मार कर रहेगा। आवाज उसकी जिद से प्रभावित होकर कहती है कि इतने टैलेंट को यूं बर्बाद होने देना ठीक नहीं। एक रोशनी चमकती है जिसमें से एक कौआ क्रो प्रकट होता है। आवाज उसे एक आखिरी मौका देती है ट्रू किंग के सिंहासन तक पहुंचने का और लाइटनिंग फेंककर उसका कटा हुआ अंग वापस जोड़ देती है। वापसी साल 2025। अगले ही पल जूही योंग खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। हैरानी की बात यह है कि उसकी टांगें वापस आ चुकी हैं और वह जिंदा है। एक ईगल ने बचाया होता तो भी समझ आता, पर एक कॉय ने मदद की। ये तो सच में अजीब रेलिक होना चाहिए, शायद हीरो ग्रेड या गॉड लेवल। पता चलता है कि वह एक पुलिस स्टेशन में है। एक महिला उस पर इल्जाम लगा रही है और पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है। नाम पूछे जाने पर जूही योंग को समझ नहीं आता कि यह सपना है या हेलुसिनेशन। जब पुलिस वाले नए साल 2025 का जिक्र करते हैं तो उसे झटका लगता है। वह अपनी पुरानी जिंदगी से पूरे 15 साल पीछे लौट आया है। यकीन होते ही वह कॉय की बातें याद कर मुस्कुराने लगता है, जिससे शिकायत करने वाली महिला हैरान होकर पूछती है कि वह हंस क्यों रहा है। उसे याद आता है यह वही पुरानी घटना है। 15 साल पहले महिला के बेटे ने ही झगड़ा शुरू किया था और उसे धक्का देने पर वह और उसकी मां उसे पुलिस स्टेशन ले आए थे। पिछली बार जू ही योंग ने पैसों और जेल के डर से चुपचाप माफी मांग ली थी। इस बार वह ऐसा नहीं करता। महिला की बात अनसुनी करने पर वह गुस्से में उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन जू ही योंग उसका हाथ रोक लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। शांत हो जाइए, झगड़ा तो आपके बेटे ने शुरू किया था और जो मुआवजा आप मांग रही हैं वह कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा। कहते हैं अमीर लोग बहुत घमंडी होते हैं। आप ये बात साबित कर रही हैं। गुस्से में आकर लड़का उस पर हमला करता है, लेकिन जू ही योंग उसे आसानी से पटक देता है। उसे अजीब हल्कापन महसूस होता है। शायद रेलिक की वो सिकनेस अब भी शुरू नहीं हुई, या फिर 15 सालों की जमा की गई कॉम्बैट स्किल्स अब भी उसके शरीर में सुरक्षित हैं। नतीजा उल्टा पड़ता है। लड़के की मां केस वापस लेने से इनकार कर देती है और जू ही योंग को हवालात में डाल दिया जाता है, मगर उसे इसकी परवाह नहीं। वह जानता है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। दुनिया कैसे बदली, 2025 में भयंकर भूकंपों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था और जगह जगह टॉम्ब्स कब्रगाहें प्रकट हुईं, जिनके भीतर वे रेलिक्स शक्तिशाली वस्तुएं थीं जिनके बारे में अब तक सिर्फ मिथकों और परिकथाओं में सुना गया था। यह पुरानी कहावत सच साबित हुई कि सदियों तक याद रखी गई कहानियों में सच में शक्ति होती है। जिसे भी रेलिक मिला उसे खास क्षमताएं हासिल हुईं और लोग अपनी अपनी रेलिक की तलाश में टॉम्ब्स में उतरने लगे। जू हियोंग भी एक रेलिक की तलाश में गया था और उसे आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक मिला, जिससे उसे टॉम्ब्स और रेलिक्स की गहरी समझ हासिल हुई। उसे लगा कि अब उसकी बदहाल जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जल्द ही कंपनी टी के बीएम ने सारे टॉम्ब्स पर कब्जा कर लिया और किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं रही। इस कंपनी का मालिक और कोई नहीं, ताई जून ही था, दुनिया का इकलौता इंसान जो टॉम्ब्स से रेलिक्स निकाल सकता था।
जू ही योंग की आर्कियोलॉजिस्ट क्षमता को पहचान कर टी के बीएम ने उसे भर्ती किया और वह ताई जून के लिए स्मगलिंग, चोरी, जासूसी और टॉम रीडिंग जैसे गंदे काम करने लगा। यहाँ तक कि सरकार की निगरानी वाले टॉम्स तक लूटे। इस वजह से ताई जून की छवि किसी को पसंद नहीं थी। फिर भी जू ही योंग ने हर बेइज्जती चुपचाप सही, उसका वफादार कुत्ता बनकर। आखिर में यही वफादारी एक जाल साबित हुई जिसने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। वही मौत जिससे वह अभी अभी वापस लौटा है। अब जब रेलिक्स आ चुकी हैं, तो दुनिया में कोई कानून नहीं बचेगा। अच्छी बात है कि मैं लड़ सकता हूं, पर सिर्फ इतना काफी नहीं। मुझे टॉम्स की खुदाई शुरू करने के लिए कुछ और चाहिए। सिस्टम की शुरुआत यह सोचते ही उसकी आंखों के सामने शब्द उभरते हैं, टॉम रीडर, जू ही योंग। मानो किसी सिस्टम ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। इसके बाद एक और लाइन दिखती है, एक चोर जो फावड़ा तक ठीक से नहीं चला सकता। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यह रेलिक्स का ही कमाल है। वह चीखते हुए कॉय को सामने आने के लिए कहता है। तभी एक स्क्रीन उभरती है, स्पाई रैंक F, 1 मीटर के दायरे में सब कुछ डिटेक्ट करने की क्षमता। गुस्से में वह उस स्क्रीन पर मुक्का मारता है। क्या अब मेरी जिंदगी एक गेम बन गई है? लेकिन फौरन एक नया क्वेस्ट सामने आता है, टॉम रीडर की चारों छिपी हुई स्किल्स अनलॉक करो ताकि पूर्ण रूप से टॉम रीडर बना जा सके। तभी एक पुलिसकर्मी उसे शांत रहने को कहता है और उसे एहसास होता है कि यह स्क्रीन सिर्फ उसे ही दिखाई देती है और वह अपनी पुरानी रेलिक क्षमता का 1 मीटर के दायरे में इस्तेमाल भी कर सकता है। वह सोचता है, अगर 4 रेलिक्स मौजूद हैं और एक उसके पास पहले से है, तो उसे बाकी 3 ढूंढने होंगे। लेकिन एक सवाल उसे परेशान करता है, आखिर वह कौवा चाहता क्या है जब उसे मालूम था कि रेलिक्स इंसानों की मदद नहीं करती। तभी ग्योन वू, एक डिटेक्टिव, उसे पुलिस स्टेशन से छुड़वाने आता है। जू ही योंग के थैंक यू कहने पर ग्योन वू हैरान रह जाता है, क्योंकि पुरानी टाइमलाइन में यही वह शख्स था जिसने बुरे वक्त में जू ही योंग का साथ दिया था। जू ही योंग उससे पूछता है कि क्या हाल में किसी सुपर पावर से जुड़ी कोई रिपोर्ट आई है। यह सुनकर ग्योन वू को लगता है वह बहक रहा है। इससे जू ही योंग को तसल्ली मिलती है, अभी तक कोई और रेलिक यूजर सामने नहीं आया। ग्योन वू उसे घर जाने की सलाह देता है। अकेले सोचते हुए जू ही योंग को याद आता है, टॉम्स तो अलग अलग जगह प्रकट हो चुके हैं, पर रेलिक यूजर्स अब भी सामने नहीं आए। यही सही मौका है आगे निकलने का। लेकिन दिक्कत यह है कि उसके पास पैसे नहीं। रेलिक्स सबसे पहले यूरोप और अमेरिका में सामने आए थे, इसीलिए उसे वहां पहुंचने के लिए फंड जुटाने होंगे। एक गली से गुजरते हुए उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं। उनका सरगना पाक कभी चोर था और अब लोकल गुंडा बनकर अपनी बहन के साथ एक छोटी आर्ट गैलरी और आर्ट ब्रोकिंग का काम भी चलाता है। स्कूल के दिनों में पैसों की तंगी की वजह से जू ही योंग ने उसके लिए पार्ट टाइम काम किया था। कम मजदूरी और बेइज्जती दोनों झेली थी। पाक चुप कराने के इरादे से उस पर हाथ उठाता है, लेकिन जू ही योंग पलटवार करके उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ और मुक्का जड़ देता है। वह गुंडों से कहता है, जाओ और अपने बॉस को बता दो कि उसने इस्तीफा दे दिया है और उसकी बकाया मजदूरी चाहिए। यह सुनकर सब हंस पड़ते हैं और पाक हमला कर देता है, पर जू ही योंग उसे हवा में उछालकर घुटने से करारा वार करता है। बाकी गुंडे यह देख सन्न रह जाते हैं। सब मिलकर हमला करने की सोचते हैं, पर जू ही योंग एक एक करके उन्हें पटकता जाता है। इसी बीच उसे एहसास होता है 15 साल की स्किल्स भले उसके पास हों, पर उसकी शारीरिक ताकत अब भी बहुत कम है। इसीलिए वह जल्दी लड़ाई खत्म करने के लिए पाक को उकसाता है। गुस्से में आकर पाक अपनी छुरी निकाल लेता है और उसके साथ ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जू ही योंग को चोट लगी तो मामला बिगड़ सकता है। पर पाक को कोई परवाह नहीं। जू ही योंग को अचानक कुछ दिखता है। पाक के हाथ में जो चाकू है वह असल में एक रेलिक है। इतने मामूली इंसान के पास इतनी कीमती चीज कैसे आई? हालांकि हैरानी की बात नहीं, कुछ रेलिक्स टॉम्ब से निकलकर चुपचाप इंसानी समाज में घुल मिल चुकी हैं, पर अभी सोचने का वक्त नहीं। वह रेलिक अब उसकी अपनी बनने वाली है। अगला एपिसोड जल्द ही।